तो ये सिर्फ कुछ पेड़ पौधों या जानवरों का समूह नहीं लगता, बल्कि एक पूरी तरह से परफेक्ट और इंजीनियर किया हुआ सिस्टम नजर आता है। आज के इस खास विश्लेषण में हम प्रकृति के इसी अद्भुत ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं, जिसे हम परितंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं। यही वो ढांचा है जो पृथ्वी पर हमारे और आपके सबके जीवन को बनाए रखता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस शानदार प्राकृतिक व्यवस्था को गहराई से समझते हैं। आज हम मुख्य रूप से 6 चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले कुछ मूल अवधारणाएं, फिर परितंत्र के घटक, ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, आहार श्रृंखला और जाल, पारिस्थितिक पिरामिड और आखिर में कुछ ऐसे क्विक फैक्ट्स जो एग्जाम्स के लिए बहुत काम आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, यानी मूल अवधारणाएं, जो प्रकृति की असली नींव है। अब सबसे पहला सवाल यही आता है कि ये परितंत्र या इकोसिस्टम आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये हमारे आसपास के जैविक यानी जीवित और अजैविक यानी निर्जीव घटकों के बीच लगातार चलने वाली अंतःक्रिया से बनने वाला एक पूरा सिस्टम है। यहाँ अंतःक्रिया या इंटरैक्शन शब्द पर जरा गौर कीजिएगा। ये सिर्फ सजीवों या निर्जीवों का अलग अलग गुट नहीं है, बल्कि असली बात यह है कि ये दोनों आपस में जुड़ते कैसे हैं। इसी लगातार चलने वाले इंटरैक्शन से ही तो जीवन का पूरा चक्कर चलता है। वैसे इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य भी है। क्या आप जानते हैं कि इस सिस्टम को सबसे पहले पहचाना किसने था? विज्ञान की दुनिया में A.G. टांसले वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1935 में प्रकृति के इस पूरे इंटरैक्टिव ढांचे को इकोसिस्टम का नाम दिया था। और अगर हम इसके प्रकारों की बात करें तो परितंत्र मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। पहले हैं प्राकृतिक परितंत्र, जो खुद प्रकृति ने बनाए हैं, जैसे जंगल, रेगिस्तान या फिर महासागर। और महासागरों की बात करें तो ये पृथ्वी के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा स्थायी परितंत्र माने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आते हैं कृत्रिम परितंत्र, जिन्हें हमने अपनी सहूलियत के लिए तैयार किया है, जैसे आपके घर में रखा एक्वेरियम या फिर बाहर के बगीचे। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, जहां हम परितंत्र के घटकों को देखेंगे, यानी इस पूरे नाटक के असली पात्र और उनका बुनियादी ढांचा। अगर हम इस सिस्टम को बांटें तो इसके 2 मुख्य हिस्से सामने आते हैं। एक तरफ हैं जैविक घटक यानी लिविंग एक्टर्स, इनमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक शामिल होते हैं। और दूसरी तरफ हैं अजैविक घटक या नॉन लिविंग फैक्टर्स, जो इन जीवों के लिए एक तरह से स्टेज तैयार करते हैं। इसमें पानी और गैसों जैसी अकार्बनिक चीजें, प्रोटीन और लिपिड जैसे कार्बनिक पदार्थ और धूप या मिट्टी जैसे जलवायुवीय कारक आते हैं। और सच कहूं तो इन दोनों के बीच का एक परफेक्ट बैलेंस ही इस पूरे सिस्टम को जिंदा रखता है। चलिए, इन जीवित पात्रों को जरा और करीब से समझते हैं। सबसे पहले आते हैं उत्पादक, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि हरे पेड़ पौधे। फिर आते हैं उपभोक्ता, जो खाने के लिए दूसरों पर निर्भर हैं, चाहे वो घास खाने वाला हिरण हो या फिर हिरण का शिकार करने वाला शेर। लेकिन यहाँ सबसे मजेदार और अहम रोल निभाते हैं अपघटक, जिसमें बैक्टीरिया और कवक शामिल हैं। इन्हें आप बिल्कुल सही मायनों में प्रकृति का सफाई कर्मी कह सकते हैं। ये मरे हुए जीवों को सड़ा गलाकर वापस मिट्टी में मिला देते हैं, जो कि इस सिस्टम के लिए बहुत ही जरूरी काम है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, ऊर्जा का प्रवाह, जिसे आप इस प्राकृतिक अर्थव्यवस्था की असली करेंसी या मुद्रा कह सकते हैं। जाहिर सी बात है, बिना एनर्जी के तो कोई भी सिस्टम काम नहीं कर सकता। किसी भी परितंत्र में ऊर्जा का इकलौता और सबसे बड़ा सोर्स है सूर्य का प्रकाश। और यहाँ याद रखने वाली एक बहुत ही जरूरी बात यह है कि ऊर्जा का बहाव हमेशा सिर्फ एक ही दिशा में होता है। बिल्कुल, ये हमेशा एक दिशीय यानी यूनिडायरेक्शनल होता है। यह सूरज से शुरू होकर उत्पादकों, फिर उपभोक्ताओं और आखिर में अपघटकों तक जाता है। ये कभी भी उल्टी दिशा में नहीं बहता। अब यहाँ जो चीज सच में हैरान करने वाली है ना, वो है ऊर्जा के नुकसान का ये स्तर। लिंडमैन के नियम को देखिए। इसके हिसाब से जब ऊर्जा एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाती है तो सिर्फ 10% ऊर्जा ही आगे ट्रांसफर हो पाती है। जी हाँ, सिर्फ 10%। बाकी की 90% ऊर्जा श्वसन और ऊष्मा यानी हीट के रूप में बर्बाद हो जाती है। जरा सोचिए, ये आंकड़ा बताता है कि प्रकृति का ये सिस्टम ऊर्जा खर्च करने के मामले में कितना महंगा है। चलिए अब चौथे सेक्शन की ओर चलते हैं, जो है आहार श्रृंखला और आहार जाल, यानी प्रकृति की अपनी सप्लाई चेन। यहाँ हम एक क्लासिक और सीधी आहार श्रृंखला देख सकते हैं। ऊर्जा कैसे आगे बढ़ती है ये एकदम साफ है। घास सूरज से एनर्जी लेती है, फिर उस घास को टिड्डा खाता है,
टिड्डे को मेंढक खा लेता है, सांप उस मेंढक का शिकार करता है और आखिर में एक बाज आसमान से आकर उस सांप को खा जाता है। ये एकदम सीधी सी लाइन है जो हमें बताती है कि इस पूरी चेन में कौन किसे खा रहा है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, असल जिंदगी में प्रकृति इतनी सीधी लाइनों में काम नहीं करती। जब ऐसी बहुत सारी आहार श्रृंखलाएं आपस में उलझकर एक बड़ा सा नेटवर्क बना लेती हैं, तो हम उसे आहार जाल या फूड वेब कहते हैं। और ये जो जटिलता है ना, यही इस पूरे परितंत्र को मजबूती और स्थिरता देती है। सोचिए, अगर किसी एक प्रजाति पर अचानक कोई खतरा आ जाए, तो इस जाल में मौजूद बाकी ऑप्शंस पूरे सिस्टम को बिखरने से बचा लेते हैं। ये प्रकृति का अपना शानदार बैकअप प्लान है। आगे बढ़ते हैं 5वें सेक्शन पर, पारिस्थितिक पिरामिड, जहां हम इस सारे डेटा को एक के ऊपर एक सजाकर देखेंगे। डेटा को समझने के लिए पिरामिड सच में एक कमाल का तरीका है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प अंतर देखने को मिलता है। जो ऊर्जा का पिरामिड है वो हमेशा सीधा रहता है, बिल्कुल अपराइट, क्योंकि अभी हमने बात की थी ना 10% नियम की, जिसकी वजह से हर लेवल पर ऊर्जा कम होती जाती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अगर हम पानी के अंदर मौजूद जैव भार या फिर सिर्फ एक पेड़ पर निर्भर रहने वाले जीवों की संख्या को देखें, तो उनका पिरामिड अक्सर बिल्कुल उल्टा बनता है। पहली बार में ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन प्रकृति के अपने ही नियम हैं। और अब हम अपने आखिरी यानी छठे सेक्शन पर आ गए हैं, जहां हम कुछ बहुत ही जरूरी और क्विक फैक्ट्स देखेंगे जो जीवन चक्र और पुनर्चक्रण से जुड़े हैं। इन पॉइंट्स को तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगर बात हो कि धरती पर सबसे ज्यादा उत्पादकता कहाँ होती है, तो उसका जवाब है उष्णकटिबंधीय वर्षावन यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और प्रवाल भित्तियां यानी कोरल रीफ्स। ये दोनों प्रोडक्टिविटी में सबसे ऊपर आते हैं। और एक और जरूरी टर्म है पारिस्थितिक अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी बंजर या खाली पड़ी जगह पर जब धीरे धीरे नई प्रजातियां विकसित होने लगती हैं, जो दिखाता है कि प्रकृति कैसे खुद को नया रूप दे सकती है। हमने प्रकृति की सफाई कर्मियों की बात की थी, तो आखिर अपना काम कैसे हैं? ये अपघटन या डीकम्पोजिशन बस एक पल में नहीं हो जाता। इसके 5 प्रॉपर स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होता है विखंडन, जहां जटिल चीजों को तोड़ा जाता है। फिर जो जरूरी तत्व होते हैं वो पानी के साथ नीचे मिट्टी में चले जाते हैं, जिसे निक्षालन कहते हैं। उसके बाद अपचयन होता है। फिर मिट्टी में ह्यूमस बनने की बारी आती है, जिसे ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। और सबसे आखिर में होता है खनिजीकरण, जहां सारे खनिज वापस मिट्टी में मिल जाते हैं ताकि एक नए जीवन की फिर से शुरुआत हो सके। पूरा एक परफेक्ट साइकिल। अब इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ना चाहती हूँ। जरा सोचिए, अगर हर लेवल पर 90% ऊर्जा बर्बाद ही हो रही है, तो क्या किसी भी परितंत्र में सबसे ऊपरी लेवल के शिकारियों या मांसाहारियों की गिनती कभी अनगिनत या असीमित हो सकती है? प्रकृति की ये जो सख्त ऊर्जा सीमाएं हैं, वो साफ बताती हैं कि ऊर्जा की इस भारी कमी के चलते ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन है। ये एक ऐसा सिस्टम है